तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत तुम देखा था लुबाई के पास में यह सेशन आ चुकी है और पता चलता है इसकी बॉडी के अंदर एक वायरस है जिससे कुछ टाइम के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। ऑपरेशन करके उस वायरस को बाहर निकालना पड़ेगा वरना मौत इसकी पक्की है। और ऑपरेशन के बाद भी केवल 20% चांसेस है कि ये बच पाएगी, मैक्सिमम चांस है मारी जाने वाली है। काफी लंबी मिगी के साथ बहस होने के बाद में उसको परमिशन मिल जाती है ऑपरेशन करने की। इसके कुछ देर बाद में हम जैंग और गुफी बाओ को देखते हैं जो कि अंदर तो झांक रहे होता है। इन दोनों को असल में ये पता चला है कि इस जगह पर इस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफिस के अंदर एक लड़की आई है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है और मिगी उसको यहाँ पर लेके आई थी। वो लड़की इतनी सुंदर है कि सब लोग जब उसको पहली बार देखे थे तो काफी ज्यादा मोहित हो चुके थे। और इसी वजह से जैंग और गुफी बाओ उस लड़की को यहाँ पर एक झलक देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी एंड्रोलिना इस मेडिकल सेंटर में एंटर करती है। वो कुछ लिक्विड वगैरह लेके आई है जो कि ऑपरेशन में काम आने वाले हैं। वो लुबे को बताने लगती है कि वो लिक्विड लेके आ चुकी है। जैंग और गुफी जब भी सुनते हैं कि लिक्विड लेके आया गया है तो उनको लगने लगता है ये असल में कोई वाइन वगैरह है जो कि यहाँ पर मंगाई गई है। वाइन का या तो इस ऑपरेशन में यूज किया जाएगा या फिर ऑपरेशन से पहले ये लोग वाइन पियेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, दिमाग साफ करेंगे और फिर उसके बाद में इस ऑपरेशन को शुरू करेंगे। गुफबा को तो ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैंग समझने लगता है और गुफबा को बताने लगता है कि इस वाइन की मदद से ये सब कुछ किया जाएगा। और साथ में और भी काफी चीजें बताता है कि एंड्रोलिना भी इस जगह मौजूद है। लुबाई और एंड्रोलिना शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ये दोनों आराम से बैठकर वाइन को एंजॉय करने वाले हैं। गुफी बाओ जैंग की इस बात के ऊपर किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन करने के लिए खुद के दिमाग होना जरूरी है और वो गुफी बाओ में है नहीं। वो जैंग की बात को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगता है, हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम जब कभी किसी चीज को देखते हो तुरंत ही समझ जाते हो कि उसके मत से क्या किया जाने वाला है। वैसे क्या तुम ये भी बता सकते हो अगर लुबाई को पता चल गया कि हम यहाँ से उसको झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? जब गुफी बाओ स्लैन को बोलता है इसी टाइम पर लुबाई की दोनों के ऊपर नजर पड़ जाती है। वो चिल्लाते दोनों से कहने लगता है, ए तुम दोनों वहां से क्या झांकने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मेडिकल सेंटर के अंदर किसी को भी झांकने की परमिशन नहीं है। इसी के साथ जैंग और गुफी बाओ बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लुबाई ने दोनों को देख लिया है। तभी लुबाई गेट बंद करते हुए बोलने लगता है, मैं तुमसे पहले कह देता हूँ अब मैं गेट को बंद कर रहा हूँ, और अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की जिससे मुझे ऐसा लगे कि मेरे को परेशानी हो रही है तो मैं तुरंत ही तुम दोनों की दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा। और तुम्हें पता है मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, अगर मैंने ये बात कह दी है तो मैं ऐसा करके रहूंगा। और ये कहते लुबाई ने गेट बंद कर दिया है और इसी के साथ में जैंग बुरी तरह घबरा जाता है। गुफबा को लुबाई की तेजी को नहीं पता, लेकिन जैंग अच्छी तरह जानता है कि लुबाई ने कह दिया है तो बहुत ज्यादा खतरे की बात है। वो तुरंत गुफबा को नीचे उतारते बोलने लगता है, चलो अब जल्दी से निकल चलते हैं। इस पर गुफबा बोलता है, अभी कैसे निकल चलते हैं, हमने अभी तक उस लड़की को देखा भी नहीं है, कम से कम एक झलक उसको देख ले। इस पर गुफबा बोलता है, उस लड़की को देखने के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें गवा दोगे, या तो लड़की को देख लो या फिर इस दुनिया को, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर गुफबा बात को मान जाता है और ये दोनों डरते डरते वहां चले जाते हैं। इसके बाद में उस मेडिकल सेंटर के अंदर ऑपरेशन शुरू होने वाला है। पता चलता है वो लिक्विड जिसकी बात की जा रही थी उस लिक्विड को गर्म किया जा रहा है ताकि इसकी मदद से वो सारे हथियार मतलब वो सारे इक्विपमेंट्स जो कि इस ऑपरेशन में काम आने वाले हैं उन सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद लुबाई अपने बड़े से बक्से को खोलता है जो कि काफी टाइम से ओपन नहीं किया गया है क्योंकि कभी उसने इतना बड़ा ऑपरेशन किया नहीं, वो पहली बार ऐसा कुछ करने वाला है। इस बक्से के अंदर काफी सारी दवाइयां और वो सारे इक्विपमेंट्स है जो कि अभी काम आएंगे, काफी सारे छोटे छोटे चक्कू और भी काफी कुछ। वो इनको पानी के साथ सैनिटाइज करने लगता है और साथ में एक दवाई भी तैयार करता है। असिस्टेंट को पिलाने के बाद में अब आगे की प्रोसेस शुरू होती है। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर एंड्रोलिना लुबाई को असिस्ट कर रही होती है और फिर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम चंगली को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है, लगातार सोच रहा है कि किस तरीके से इन वाटर व्हील्स को क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है। वो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहा होता है जिनके अंदर काफी सारे फॉर्मेट वगैरह बने हुए हैं कि किस तरीके से उन्हें क्रिएट किया जाता है और इनका क्या क्या यूज है। अभी फिलहाल के लिए जितने वाटर व्हील्स है वो सारे एग्रीकल्चर कामों के अंदर काम आते हैं, उनकी मदद से किसानी का काम किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए उनको बिल्डर के लिए यूज करना है और इसके लिए उनके अंदर कब तक मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनके आगे कुछ हैमर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे जो कि करना एक एकदम अलग प्रोसेस है और ये करने के लिए काफी सारे लोग की जरूरत है। तो एंड में चंगली डिसाइड करता है जितने भी बिल्डर्स यहाँ मौजूद है जो कि आर्मर बनाने का काम करते हैं उन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। कुछ टाइम के अंदर सब लोग वहां पहुंच चुके हैं और साथ में क्वीन बेन भी। इसके बाद में चैंगली इनको ब्लूप्रिंट दिखाने लगता है कि किस तरीके से वाटर व्हील क्रिएट किए जाएंगे और वाटर व्हील के आगे किस तरह के एक्सटेंशन जोड़े जाएंगे ताकि उनकी मदद से अगले काम को किया जा सके। सब लोग इनको देख रहे होते हैं, इनकी मदद से किया तो जा सकता है, लेकिन उनके माइंड के अंदर काफी सारे सवाल चल रहे हैं। जो पानी का बहाव है वो हर एक व्हील के साथ में कम होता जाएगा, मतलब जो आखिरी का व्हील होगा उसके अंदर रफ्तार काफी तक कम हो जाएगी और उसकी मदद से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी दिक्कत यह है सर्दियों के टाइम पर वो पानी जम जाता है, मतलब ये सारे व्हील्स केवल गर्मियों में काम आएंगे। तीसरी दिक्कत यह है
ये गर्मियों में काम तो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इनको चलाना उतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पानी की मदद से ये लगातार एक स्पेसिफिक रफ्तार से घूमते रहेंगे। तो इस रफ्तार को भी किस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, बिल्डर्स अपने हिसाब से इन रफ्तार को मैनिपुलेट कर पाए, इसका भी कुछ सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। इस तरह से काफी देर तक बहस करने के बाद में एंड के डिसाइड होता है, हाँ सच में ये टेक्निक वर्क कर सकती है, और बिल्डर्स इस टेक्निक का यूज करके काफी सारे आर्मर्स को काफी कम मेहनत से क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन सारी मशीनों को क्रिएट करने के लिए, लेकिन मशीनें बनने के बाद में काफी सारे काम काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। फिर चंगली दोबारा से इन लोगों के पास में आता है, इनसे क्या लगता है तो सब कुछ कैसा रहा, अब तो लगता है ना ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तुम सभी से काम शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कोई भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा इसके बारे में कुछ भी कई बार रिवील नहीं करेगा। जब तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। इसी बात का ध्यान रखने के लिए क्वीनमैन को इस जगह बुलाया गया है। अगर तुम में से किसी ने भी इस इन्फॉर्मेशन को बाहर कहीं पे भी लीक कर दिया तो तुरंत ही उस बंदे को वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाएगा और उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं की जाएगी। चंगली इस समय बहुत ज्यादा सीरियस होता है, सबके सब इस बात को मान जाते हैं। फिर चंगली एकदम से खुश होते हुए इन सभी से बोलता है, और जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं तुम सभी से वादा करता हूँ तुम्हारी जितनी भी सैलरी है उसको 50% से बढ़ा दिया जाएगा, और इसके अलावा तुम सभी को एक एक घर भी अलॉट होगा जिसके अंदर तुम अपनी फैमिलीज को भी रख सकते हो। मतलब ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में तुम लोगों का काम कम हो जाने वाला है, सैलरी बढ़ने वाली है और साथ में घर भी मिलने वाला है, और इसके बदले मैं तुमसे केवल इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। चंगली की इन बातों को सुनने के बाद में स्पेशली वो बात जिसके लिए उसने कहा था कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, और ये सुनकर सबके सब बहुत ज्यादा खुश है। जितने बिल्डर्स यहाँ मौजूद होते हैं वो सबके साथ बात कर रहे होते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, बस इस टास्क को और कंप्लीट कर देना है और फिर हमारी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात करते सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी चंगली को एक स्क्रीन शो जिस पे लिखा हुआ है वाटर व्हील बिल्डिंग काम को कंप्लीट करो और फिर उसके बाद में तुम्हारी एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहते सिस्टम ने कुछ भी नया नहीं बताया, वो तो वैसे भी होने वाला है। यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हम इस असिस्टेंट को देखते हैं जो कि गहरी नींद में है। तभी एकदम से उसकी आंखें खुलने लगती है, वो उठते हुए वही नॉर्मल सी बात बोलती है, मैं किस जगह पर हूँ, ये कहाँ हूँ मैं। और जी कहते जब वो उठती है तो उसको सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। ये सब कुछ उस ऑपरेशन के कारण जो कि अभी भी हुआ है। फिर उसको एकदम से आता है अभी इस टाइम पर वो टोड विलेज में है। लास्ट टाइम वो टोड विलेज की सड़क पे बेहोश हो चुकी थी, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें लगी हुई थी और जी याद रखने सकते हैं बहुत ज्यादा घबराने लगती है। टोड विलेज के अंदर पता नहीं मैं कब से बेहोश थी, या के लोगों ने मेरे साथ में किस तरह का ट्रीट किया होगा, कब से मैं बेहोश थी, बेहोशी मेरे साथ में काफी कुछ गलत हुआ होगा। जी कहते अपनी खुद की बॉडी को चेक करने लगती है, उसे दिखाई देता है उसकी चेस्ट के ऊपर काफी सारी पट्टियां वगैरह बंधी हुई है, इसका मतलब उसका ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है। ये तो वो समझ जाती है, लेकिन साथ में उसे एक और बात समझ में आती है कि उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि इस जगह के अलावा उसकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है, जो कि एक ऑब्वियसली होता अगर उसके साथ में कुछ भी गलत हुआ होता। और इसके अलावा इस जगह को देखकर भी उसको एक हिंट मिलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा साफ है। अगर इस जगह पर किसी भी तरह की गंदी हरकत उसके साथ में की गई होती तो जरूर से ये जगह भी उतनी ज्यादा गलत तरह से दिखाई दे रही होती, ये इस तरह साफ नहीं हो सकती थी। इसी टाइम पर एंड्रोलिना की इस जगह पर एंट्री होती है, और एंड्रोलिना जब इस तरीके से उस लड़की को होश में देखती है उसे क्या लगती है, अच्छा तो तुम होश में आ चुकी हो। ये कहते हो बहुत ज्यादा खुश है, और इस समय असीजन काफी ज्यादा गुस्से में वो उससे चिल्लाते बोलने लगती है, जब मैं किस जगह पर हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ में क्या किया है। एंड्रोलिना उसको शांत करते बोलने लगती है, अपनी जगह बैठे रहो, बिल्कुल भी ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जरा सा हिलने डुलने की कोशिश करोगे तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ये कहते बाहर की तरफ आकर अब लूबाई को चिल्ला के बुलाने लगती है। कुछ देर के अंदर लूबाई, मिग्यो और एंड्रोलिना तीनों जगह पहुंच चुके होते हैं। वो उससे बात करने लगते हैं कि तुम कहां से बिलोंग करती हो, यहाँ पर किस जगह से आई, और भी काफी कुछ वो असिस्टेंट से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन असिस्टेंट अपने सवाल करने लगती है कि क्या ये टोड विलेज है। इसमें ये लोग बताते हैं नहीं ये टोड विलेज नहीं, ये टोड सिटी है, और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हारा इलाज किया था। ये लड़की मिग्यू है जो कि तुम अपने साथ में इस जगह पे लेके आई थी, अगर ये नहीं होती तो तुम कब की मर चुकी होती, वैसे मैं नहीं होता तो भी तुम मर चुकी होती। इसके बाद में वो आखिरी में एंड्रोलिना के बारे में बताने लगता है कि ये लड़की मेरी असिस्टेंट है, तुम चाहो तो इसको लूबाई के असिस्टेंट बोल सकते हो, इसने केवल इतना ही किया है और तुम्हारी जान बचाने में भी इसका कुछ खास ज्यादा हाथ नहीं है। ये सुनकर एंड्रोलिना को बहुत गुस्सा आता है, वो लूबाई उसे गर्दन से पकड़ लेती है, उसको मारते हुए कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे अपने असिस्टेंट कैसे कहा, मैं एक चर्च से बिलोंग करती हूँ, अगर तुमने चर्च को ज्वाइन किया होता तो तुम मेरे असिस्टेंट होते, तो आज के बाद में कभी भी मुझे अपना असिस्टेंट मत कहना, मेरा अपना खुद का अस्तित्व है, मैं एंड्रोलिना हूँ और इस लड़की को बचाने में मैंने भी उतनी मदद की थी। इसके बाद मिग्यो और इस असिस्टेंट के बीच में कुछ बातें शुरू हो जाती है। मिग्यो सवाल करने लगती है कि तुम कहां से बिलोंग करती हो और तुम्हारी फैमिली किस जगह पर है, क्या तुम उनसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकती हो ताकि हम तुम्हें उनके पास भेज सके। इस पर असिस्टेंट बताती है कि उसका नाम नी यिनिंग है। ये बात तो सच बता दी, लेकिन इसके आगे पूरी कहानी एकदम झूठी होती है। वो बताने लगती है कि वो दुश्मनों से घिरी हुई है, दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, कब सारे लोग उसको जान से मार देना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से बचकर वो टोड सिटी के अंदर पहुंची है और यहाँ पर भी उसकी जान खतरे में हो सकती है। उसकी बॉडी के ऊपर काफी चोटें लगी हुई थी, शायद से इसी कारण से वो उस जगह बेहोश हो गई और अब बड़ी मुश्किल से उसको होश आया है, अभी भी उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
इस तरीके से अपनी सिंपैथी वाली कहानी सुनने के बाद में वो एंड में से रिक्वेस्ट करती है कि या कुछ टाइम के लिए मैं और इस सिटी के अंदर रह सकती हूँ, सिटी के अंदर बस रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिल जाए, क्योंकि अगर उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो दुश्मन जो कोई भी उसका पीछा कर रहा है वो उसको खत्म कर सकता है, उसकी जान की और बहुत ज्यादा खतरा है। जिस सुनकर मिग्गी बात को मान जाती है, वो आगे जानना चाहती है इस लड़की के बारे में सब कुछ कि वो दुश्मन है कौन, लेकिन इस लड़के ने उसको कुछ बताने साफ मना कर दिया है। थोड़ी हिचकिचाहट उसके मन में होती है। इसी के साथ में इस सीरीज के एपिसोड पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।